हेलो, वेलकम बैक टू ऑन योर चैनल ए कुमार क्लासेस। आशा और उम्मीद करता हूं कि हमारे इस चैनल के माध्यम से जो जीएस का सब्जेक्ट वाइज टॉपिक वाइज जो वीडियो लेक्चर प्रोवाइड कराया जा रहा है, ये सभी वीडियो लेक्चर्स आपको काफ़ी अच्छे लगेंगे और आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो इसी आशा और उम्मीद के साथ आप अच्छी तरह से तैयारी करते जाइए और आराम से नोट बनाते हुए आगे बढ़िए। और हम प्रयास करेंगे कि लगातार आपको ये लेक्चर्स मिलते रहें और हम इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से आपकी जीएस की तैयारी पूरी तरह से मुफ्त में इस चैनल के माध्यम से किया जाएगा। तो जैसा कि आपको पता होगा कि इस चैनल पर सबसे पहले मॉडर्न हिस्ट्री का सब्जेक्ट का जो टॉपिक था 1857 की क्रांति, इसको हमने बहुत कम ही समय में, लिमिट टाइम में, एकदम टू द पॉइंट पढ़ाने का प्रयास किया है। और जो एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, उन्हीं महत्वपूर्ण बातों को हमने लेक्चर के माध्यम से बताने का प्रयास किया है। तो आप उन 4 लेक्चर्स को, जो मात्र आपको 1 घंटे में पूरा 1857 की क्रांति सिमट जाएगा, इस तरह से हमने उसको कवर किया है। और फिर कुछ ही दिनों बाद, 1 से 2 दिन के बाद, हम उसका पूरा एमसीक्यू, चैप्टर वाइज एमसीक्यू भी आप लोगों के लिए प्रोवाइड करने जा रहा हूं। तो हमारे चैनल से जुड़े रहें और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करें ताकि अधिक से अधिक बच्चे हमसे जुड़ सके। चलिए, इसी कड़ी में आज हम लोग दूसरा सब्जेक्ट, जीएस का सेकेंड सब्जेक्ट, हमने ये तय किया है कि एक सब्जेक्ट आर्ट वाली सेक्शन का चलेगा तो दूसरी एक साइंस वाली का चलेगा। तो साइंस से हम लोग आज स्टार्ट करने जा रहे हैं और साइंस का हमारा आज फिजिक्स सब्जेक्ट का पहला टॉपिक हमने साउंड को लिया है। और फिजिक्स खास करके साइंस का वेटेज भी बहुत ज़्यादा रहता है लगभग हर एक एग्जाम में। अभी वर्तमान समय में रेलवे की एग्जाम आने वाली है। रेलवे के बाद आप देख लीजिए तो बिहार पुलिस का एग्जाम लाइन अप है, बिहार एसएससी में साइंस का बहुत ही ज़्यादा वेटेज है। तो इन सभी दृष्टिकोण को देखते हुए हमने साइंस और एक साइंस में एक फिजिक्स और उधर मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट प्रारंभ किया है, और जिसमें मॉडर्न हिस्ट्री का एक पार्ट समाप्त हो चुका है और दूसरा पार्ट जब तक हम उसका एमसीक्यूज अपलोड नहीं कर देते हैं तब तक साइंस का लेक्चर हमारे इस चैनल पर आपको मिलता रहेगा। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं आज साइंस में पहला फिजिक्स का हमने पहला टॉपिक साउंड से उठाया है। और साउंड काफी महत्वपूर्ण टॉपिक होता है। महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि काफी कंसेप्चुअल सवाल यहाँ से पूछे जाते हैं। तो जैसा कि आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा कि साउंड यानी ध्वनि। तो आज हम लोग का पहला लेक्चर होगा साइंस का, साउंड का। और इसमें साउंड, देखिए ध्वनि क्या है, साउंड क्या है। तो ध्वनि एक प्रकार का तरंग है। ध्वनि एक प्रकार का तरंग है। तो यहां ध्वनि एक प्रकार का तरंग है, तो हमें सबसे पहले ये जान लेना होगा कि तरंग क्या होती है। और जब तक हम तरंग को नहीं समझ लेते, तरंग को नहीं जान लेते और बिना तरंग को जाने हुए ध्वनि को समझने का प्रयास करते हैं, तो कहीं ना कहीं आगे चल करके यह समस्या उत्पन्न हो सकती है कि हमको समझने में दिक्कत होगा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग साउंड के अंतर्गत तरंग को, वेव को पढ़ लेते हैं। वेव क्या है, तो आइए देखते हैं वेव क्या है। देखिए, ध्वनि एक प्रकार का तरंग है। तो यहाँ सबसे पहले हमें तरंग के बारे में समझना होगा। तरंग के बारे में समझे बगैर हम लोग आगे नहीं बढ़ेंगे। तो तरंग के बारे में हम लोग देखते हैं तरंग है क्या। तो देखिए, माध्यम में जब विक्षोभ उत्पन्न होता है, चाहे वह माध्यम ठोस हो, द्रव हो, गैस हो, कोई भी माध्यम हो, माध्यम में जो डिस्टरबेंस पैदा होता है, जो विक्षोभ उत्पन्न होता है, उसी विक्षोभ को तरंग कहा जाता है। उसी विक्षोभ को तरंग कहा जाता है। चलिए आइए देखते हैं। माध्यम में उत्पन्न विक्षोभ को तरंग कहा जाता है। माध्यम ठोस हो सकता है, द्रव हो सकता है, गैस हो सकता है। तो अब यह सोचने वाली बात है कि ठोस, द्रव, गैस यानी ब्रह्मांड में जितनी भी पदार्थ बनी हुई है,
जितनी भी पदार्थ बनी हुई है, ये सभी पदार्थ परमाणुओं से मिलकर बना हुआ है। और परमाणुओं से मिलकर बना होता है तो परमाणु में जो कण होते हैं वो कण गतिशील होते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि ब्रह्मांड में जितनी भी पदार्थ है, ये सभी पदार्थ परमाणुओं से मिलकर बना हुआ है। परमाणु के सभी कण, परमाणु में मौजूद कण गतिशील होते हैं, गतिशील होते हैं। और जब गतिशील होते हैं तो इनके कण गतिशील होने के कारण आप देख सकते हैं, यहां मान लीजिए ये छोटा छोटा कण है, किसी भी माध्यम का कण है, और जब इसमें हम डिस्टरबेंस उत्पन्न करते हैं, विक्षोभ उत्पन्न करते हैं, तो ये विक्षोभ के कारण, मतलब डिस्टरबेंस उत्पन्न करते हैं, तो ये डिस्टरबेंस के कारण ये कण इसको डिस्टरबेंस पैदा करता है, इसको डिस्टरबेंस पैदा करता है, और इसके बीच डिस्टरबेंस ला देता है, और इस तरह से डिस्टरबेंस यानी विक्षोभ आगे की ओर गति करने लगता है। तो आगे की ओर जब गति करने लगता है तो विक्षोभ गति करता है। विक्षोभ जो गति करता है तो इसी गति को, इसी विक्षोभ को ही क्या कहा जाता है? तरंग कहा जाता है। इस विक्षोभ के गति में ध्यान देने योग्य बात यह है कि केवल विक्षोभ गति करता है, ना कि पदार्थ के कण गति करता है। पदार्थ के कण स्थिर रहता है, अपने ही स्थान पे रहता है, लेकिन उसके द्वारा उसमें जो डिस्टरबेंस उत्पन्न होता है वो डिस्टरबेंस धीरे धीरे गतिशील हो जाता है, जिसे हम तरंग कहते हैं। तो याद रखेंगे, विक्षोभ गति करता है, लेकिन कण, परमाणु के कण यानी पदार्थ के कण अस्थायी रहते हैं, वह अपने ही स्थान पर गति करते हैं, वो आगे गति नहीं करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हम लोग देखते हैं, किसी भी माध्यम में, चाहे ठोस हो, द्रव हो, गैस हो, कुछ भी हो, किसी भी माध्यम में उत्पन्न डिस्टरबेंस को तरंग कहा जाता है, और उसी तरंग को फिजिक्स में मैकेनिकल वेव नाम दिया गया है। यानी किसी भी माध्यम में जो तरंग उत्पन्न होता है, उत्पन्न तरंग को ही क्या कहते हैं? यांत्रिक तरंग कहा जाता है, मैकेनिकल तरंग कहा जाता है। तो फिर मैकेनिकल तरंग को दो भाग में हम लोग बांट करके देखेंगे। मैकेनिकल तरंग यानी मैकेनिकल वेव दो प्रकार के होते हैं, एक ट्रांसवर्स वेव, और दूसरा हम लोग देखेंगे तो लॉन्गिट्यूडनल वेव यानी अनुप्रास्थ तरंग और अनुदैर्घ्य तरंग। तो आइए हम लोग समझते हैं कि अनुप्रास्थ तरंग क्या होता है, अनुदैर्घ्य तरंग क्या होता है। यहां बिल्कुल कंसेप्ट के साथ हमको समझना है, क्योंकि बिना वेव को समझे हुए हम लोग आगे नहीं बढ़ेंगे। तो आइए चलिए हम लोग समझते हैं कि अनुप्रस्थ तरंग क्या होता है। आप देखिए, जैसे मान लीजिए कि किसी भी पदार्थ के बीच डिस्टरबेंस उत्पन्न किया गया है, यानी विक्षोभ उत्पन्न किया गया है, और वेव जो है गतिशील है, वेव गति कर रहा है। इसको मान लीजिए कि ये वेव है, तरंग है, जो निश्चित दिशा में गतिमान है, गति कर रहा है। वहीं आप इसको मान लीजिए कि ये पदार्थ का कण है, तो आप देख सकते हैं पदार्थ का कण अपने ही स्थान पर लंबवत गति करता है, यानी लंबवत अपने ही स्थान पर रह करके आप देख सकते हैं, अपने स्थान पर रह करके ऊपर जाता है, नीचे आता है, ऊपर जाता है, नीचे आता है। ये प्रोसेस हो रहा है किसके बीच? तो हम लोग बोलेंगे पदार्थ का जो कण है वो अपने ही स्थान पर लंबवत गति करता है, और वेव जो होता है, तरंग, वो गतिशील होता है, ना कि पदार्थ के कण गतिशील होते हैं। पदार्थ के कण एक ही स्थान पर रुककर लंबवत गति करते हैं और तरंग आगे बढ़ जाता है। तो ध्यान दीजिएगा, जब पदार्थ की कण लंबवत गति करे और तरंग उसके लंबवत गति के दिशा में गति करे, तो ऐसे तरंग को हम अनुप्रास्थ तरंग कहते हैं, यानी ट्रांसवर्स वेव कहा जाता है। तो ट्रांसवर्स वेव, उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। तो आइए चलते हैं ट्रांसवर्स वेव की जो फीचर्स है इसको हम लोग समझते हैं। तो ट्रांसवर्स वेव को हमने इस तरह से समझा। फिर आप आइए देखिए, अगर आप किसी भी
पुस्तक का अध्ययन कीजिएगा तो आपको पुस्तक में फिगर कुछ इस टाइप से देखने के लिए मिलेगा। तो आप यहाँ देख सकते हैं, हमने इसको तरंग के रूप में समझा है। आप ये मान लीजिए कि ये तरंग है और तरंग गतिशील है, तरंग गतिशील है, लेकिन आप इसको देख सकते हैं कि ये श्रृंग आपको दिख रहा होगा, यानी पदार्थ का जो कण होता है, पदार्थ का कण अपने ही स्थान पर लंबवत गतिशील है, यानी एक बार ऊपर जाता है तो फिर एक बार क्या होता है, नीचे आता है। यानी जितना ऊंचाई तक पदार्थ के कण लंबवत गति करता है, लंबवत गति करता है, उसे क्रिस्ट कहा जाता है, उसे क्रिस्ट कहा जाता है। अर्थात हिंदी में हम लोग बोले तो उसे श्रृंग कहा जाता है, श्रृंग कहा जाता है। फिर आप देख सकते हैं पदार्थ की कण एक बार ऊपर जा रही है, लंबवत गति कर रही है, तो एक बार नीचे की ओर भी लंबवत गति कर रही है। तो नीचे की ओर जो लंबवत गति कर रही है इसको गर्त कहा जाता है, नीचे की ओर लंबवत गति को गर्त कहा जाता है और इसको इंग्लिश में टफ बोला जाता है। तो अनुप्रास्थ तरंग जो गतिशील होता है, इसमें पदार्थ के कण लंबवत गति करते हैं और तरंग श्रृंग और गर्त के रूप में गतिशील होता है, श्रृंग और गर्त के रूप में गतिशील होता है। आप इस बात को ध्यान रखेंगे कि श्रृंग और गर्त के रूप में गतिशील तरंग को भी हम क्या कहते हैं, अनुप्रास्थ तरंग कहते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि अनुप्रास्थ तरंग आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं अनुप्रास्थ तरंग की विशेषता कुछ है, कुछ नोट में आपको बातें याद रखनी है कि अनुप्रास्थ तरंग जो होता है केवल ठोस और द्रव के ऊपरी सतह पर ही उत्पन्न होता है। महत्वपूर्ण बातें हैं, यहाँ ध्यान रखनी पड़ेगी आपको कि ठोस और द्रव के ऊपरी सतह पर कौन सा तरंग उत्पन्न होता है, कौन सी तरंग चलती है, गतिमान होती है। तो आंसर होगा हमारा अनुप्रास्थ तरंग। तो अब ये जब ठोस के ऊपरी सतह पर चलती है, द्रव के ऊपरी सतह पर चलती है, तो क्या गैस में ये गतिशील होगा? तो हमारा आंसर होगा बिल्कुल नहीं। गैस में अनुप्रास्थ तरंग गतिशील नहीं होता है, गैस में गतिशील नहीं होता है। उसके बाद एक चीज और आपको ध्यान रखना है कि द्रव की जो भीतरी सतह होती है, द्रव की भीतरी सतह पर अनुप्रास्थ तरंग गतिशील नहीं होता है। तो यहां से हम लोग देखें कि ठोस के ऊपरी सतह पर यह गतिशील नहीं होता है, द्रव के भीतरी सतह पर गतिशील नहीं होता है। ये दो बात ध्यान रखना है, क्योंकि आजकल छोटे छोटे एग्जाम में भी कथन अर्थात कूट के साथ प्रश्न को पूछा जाता है। अगर आपका कंसेप्चुअल नॉलेज नहीं है तो आप कूट और कथन वाले सवाल को सही नहीं कर पाएंगे। तो हमारा उद्देश्य ही है कि आपको हर एक छोटी सी छोटी चीजों के बारे में जानकारी दी जाए, हर एक छोटी सी छोटी चीजों के बारे में चीजों को परिभाषित किया जाए, ताकि आपका एकदम बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर दिखे। मतलब आपको लगे कि नहीं, हम पढ़ रहे हैं, हम विषय वस्तु को समझ रहे हैं। फिर देखिए, अब आगे उदाहरण, कई बार उदाहरण से पूछ लिया जाता है। अनुप्रास्थ तरंग के उदाहरण देखिए, जब शांत जल हो, मतलब तालाब है, मान लीजिए तालाब है, तो उस तालाब का जो जल होता है वो शांत ही होता है। तालाब के शांत जल में जब कोई पत्थर फेंका जाता है, मान लीजिए तालाब है और उसमें हम एक पत्थर फेंक देते हैं, तो आप महसूस कीजिएगा, जब आप पत्थर फेंकिएगा तो महसूस कीजिएगा कि उसमें तालाब में डिस्टरबेंस पैदा होता है, विक्षोभ पैदा होता है, और आपको दिख सकता है, आप देख सकते हैं उसको, कि लगेगा कि पानी क्या कर रही है, गतिशील कर रही है, गतिशील हो रही है। तो पानी गतिशील नहीं होता है, उसमें जो डिस्टरबेंस उत्पन्न हुआ है वो गतिशील होता है। अगर तालाब में आपने पत्थर मारा, आप देखिएगा कोई पत्ता या कोई पेपर गिरा हुआ है, तो पत्ता या पत्थर उस कण के साथ ऊपर नीचे करेगा, गति करेगा, लेकिन तरंग के साथ वह गतिशील नहीं होता है। तो तालाब में, शांत जल में कौन सा तरंग उत्पन्न होता है? अगर कोई पत्थर फेंक देते हैं तो यहां भी आंसर हमारा होगा अनुप्रास्थ तरंग। चलिए दूसरा उदाहरण देखते हैं। दूसरा उदाहरण, रस्सी को दीवार में बांधकर एक छोर से आप हिलाइएगा। जैसे मान लीजिए कोई दीवार है, उसमें हमने रस्सी बांध दिया है और रस्सी एक छोर से पकड़ के अगर हम हिलाते हैं, जैसे कि आप लोग जिम वगैरह वगैरह में देखते होंगे कि वहां रस्सी लगा रहता है और वहां जैसे ही एक ओर से हिलाया जाता है तो एक वेव
उत्पन्न होता है, एक तरंग उत्पन्न होता है, उसको उसकी जो प्रकृति होती है कैसी होती है, तो अनुप्रास्त तरंग की तरह होती है। चलिए तीसरा हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो मानव का जो हृदय होता है, यानी हम लोग का जो हृदय होता है, हार्ट, यहाँ भी आप देखिएगा कंपन होता है, हार्ट भी कंपन होता है। हार्ट में मतलब ब्लड पंप करता है तो यहाँ कुछ कंपन महसूस होती है, तो यहाँ भी एक वेव उत्पन्न होता है। जो मानव के द्वारा हार्ट में जो वेव उत्पन्न होता है, वो भी वेव क्या रहता है, अनुप्रास्त तरंग होता है। तो मानव के हृदय के द्वारा जो तरंग छोड़ा जाता है वो भी अनुप्रास्त तरंग होता है। आप भूकंप के तरंग को देख सकते हैं, भूकंप के एस तरंग यानी सेकेंडरी तरंग जो होता है, भूकंप के सेकेंडरी तरंग के द्वारा भी अनुप्रास्त तरंग की प्रकृति होती है। यानी हम कह सकते हैं कि भूकंप का जो एस तरंग होता है उसकी प्रकृति अनुप्रास्त तरंग की होती है। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट, कई एग्जाम में, छोटे एग्जाम से लेकर के पीपीएससी लेवल तक के भी एग्जाम में इस प्रश्न को कई बार पूछा जा चुका है कि प्रकाश किस प्रकार का तरंग है। तो प्रकाश हमारा अनुप्रास्त तरंग है। तो हमने इन 5 उदाहरण को देखा और इस उदाहरण को आप लोग याद रखिएगा और अच्छी तरह से पढ़ाई करिए। फिर यहीं पे हमारा खत्म होता है अनुप्रास्त तरंग। आप देख सकते हैं हमने बात किया था कि अनुप्रास्त तरंग क्या है, कैसे उत्पन्न होता है, कहाँ उत्पन्न होता है, कहाँ उत्पन्न नहीं होता। फिर आगे हमने मैकेनिकल वेव को हमने 2 भाग में बांटा था, एक ट्रांसवर्स वेव और एक लॉन्गिट्यूडिनल वेव, जिसमें हमने आपको अनुप्रास्त तरंग समझाने का प्रयास किया। और फिर आइए देखते हैं अनुदैर्ध्य तरंग यानी लॉन्गिट्यूडिनल वेव। अब हम लोग समझने का प्रयास करेंगे कि अनुदैर्ध्य तरंग क्या होता है। चलिए फिगर के माध्यम से हम लोग देखते हैं। हमने प्रयास किया कि आपको चित्र के माध्यम से अच्छे से अच्छे, बेहतर से बेहतर उदाहरण देकर के आपको चीजों को समझाया जाए। देखिए अनुदैर्ध्य तरंग क्या होता है। देखिए मान लीजिए कि ये जो है ये तरंग गति कर रहा है, वेव गतिशील है। यहां आपको दिख रहा होगा कि वेव क्या है, ये गतिशील है। और ये जो माध्यम है ये माध्यम का कण है। आप इसे मान लीजिए कि ये माध्यम का कण है। तो अनुदैर्ध्य तरंग में क्या होता है, जब डिस्टरबेंस उत्पन्न होता है तो माध्यम का जो कण होता है वो लंबवत गति नहीं करता है, वो क्या करता है, तरंग के समानांतर मान लीजिए ये तरंग जा रहा है तो इसके समानांतर ये तरंग जा रहा है, तो इसके समानांतर जो माध्यम का कण होता है एक ही स्थान पर रुककर आगे पीछे तरंग के गति के समानांतर गति करता है। यानी एक ही स्थान पर रुक करके आप देखिए, मान लीजिए कि एक तरंग जा रहा होगा और माध्यम का कण एक ही स्थान पर रुककर आगे पीछे करता है। यानी तरंग के गति के समानांतर जब माध्यम के कण एक ही स्थान पर रुककर आगे पीछे करता है तो इस तरंग को अनुदैर्ध्य तरंग कहा जाता है। उम्मीद करता हूं कि ये अनुदैर्ध्य तरंग आपको समझ में आई होगी। तो यहां आप ध्यान दीजिए, ध्यान देने योग्य बात क्या है कि मान लीजिए ये माध्यम का कण है, तो एक स्थिति आप ध्यान से इसको समझिए। एक स्थिति आप देख सकते हैं कि ऐसी बनती होगी कि माध्यम का कण, 2 कण एक दूसरे से दूरी बना लेती होगी। जैसे ये मान लीजिए दूरी बना लिया, तो फिर आगे पीछे करती है। तो मान लीजिए फिर ये नजदीक आया होगा, तो जब ये दूर होगा फिर ये क्या होगा, नजदीक होगा। फिर ये क्या होगा, दूर होगा, फिर ये क्या होगा, नजदीक होगा। तो जब माध्यम का कण एक दूसरे से दूर होते हैं, दूर स्थिति पर होते हैं, तो उसे विदलन कहा जाता है। आप याद रखिएगा, उसे क्या कहा जाता है, विदलन कहा जाता है। यानी अनुदैर्ध्य तरंग में जब माध्यम के कण एक दूसरे से क्या होते हैं, दूर होते हैं, तो उसे विदलन कहा जाता है। और अभी हमने तुरंत बात किया कि माध्यम के कण की स्थिति जब एक बार दूर होती है तो एक बार नजदीक भी होती है। तो जब नजदीक की स्थिति होती है तो उसे संपीड़न कहा जाता है। अतः हम कह सकते हैं कि अनुदैर्ध्य तरंग में विदलन और संपीड़न का गुण पाया जाता है। यानी विदलन और संपीड़न की घटना देखने को मिलती है, और जिसमें तरंग विदलन और संपीड़न के रूप में गतिशील होती है, उसी तरंग को हम अनुदैर्ध्य तरंग कहते हैं।
उसी तरंग को हम अनुदैर्ध्य तरंग कहते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, अनुदैर्ध्य तरंग का उदाहरण हम लोग देख लेते हैं। ध्वनि, ध्वनि हमारा चैप्टर भी ध्वनि है, और ध्वनि एक प्रकार का अनुदैर्ध्य तरंग है। उसके बाद भूकंप का पी वेव जो होता है, पी तरंग होता है, यह भी अनुदैर्ध्य तरंग होता है। तो इस तरह से हमने आज फर्स्ट टॉपिक में साउंड स्टार्ट किया था, और साउंड के अंतर्गत हमने तरंग को समझा, और तरंग में अनुप्रास्थ तरंग क्या होती है, कैसे उत्पन्न होती है, उसके बाद अनुदैर्ध्य तरंग क्या होती है, इसको समझाने का हमने प्रयास किया। आगे हम देखेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव यानी विद्युत चुंबकीय तरंग। पहले हम तरंग को ही इस टॉपिक में क्लियर कर लेते हैं, उसके बाद धीरे धीरे हम लोग साउंड को एक्सप्लेनेशन करेंगे। तब तक के लिए इस लेक्चर को यहीं पर रोका जाता है, फिर मिलते हैं अगले लेक्चर के साथ। जय हिंद,